हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 26 एंड एज यू ऑल नो इस सेशन में हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं एंड क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ हम अदर ऑप्शंस को भी एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले एसएससी रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशंस जिसमें भी जीके पूछा जाता है उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस इस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बनने वाला है, ये मेरा गारंटी है। एंड अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ। एंड इसी के साथ अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा मेरा ये एफर्ट, वीडियो अच्छा लगा देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग को ज़रूरत है, अगर आप लोग को लगता है कि और इम्प्रूव करना चाहिए देन वो भी कमेंट करें। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following is the current Chief Information Commissioner? Currently as of 2025 Chief Information Commissioner जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ही इज़ हीरालाल समरिया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया हीरालाल समरिया। इसी के साथ हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमने अभी देखा, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिमेंबर, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑल्दो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन से होते हैं? जो किसी भी एक्ट के अंडर फॉर्म होते हैं। तो ये RTI एक्ट 2005 के अंडर फॉर्म हुआ अंडर सेक्शन 12। सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, RTI एक्ट याद रखिए। एंड कभी कभार RTI एक्ट कब पास हुआ था ये भी पूछा जाता है, देन 2005। एंड ये किस वजह से फॉर्म किया था? ताकि जो आप लोग RTI फाइल करते हैं, जैसे कि SSC के एग्ज़ाम्स में हो गए या तो फिर किसी भी एग्ज़ाम्स में हो गए, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग RTI फाइल करते हैं। तो बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा कर सके, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इनका टेन्योर जो होता है, टर्म पीरियड 3 इयर्स का होता है या तो फिर 65 मैक्सिमम, जो इससे पहले हो। फॉर एग्जांपल इनका 2 ईयर के टर्म पीरियड में ही 65 इयर्स हो गए तो ये 2 इयर्स में ही रिटायर हो जाएंगे। तो 3 इयर्स और 65 विच एवर इज लेस। एंड ये अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर से इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। Which of the following types of mirrors show lateral inversion of light? Lateral inversion of light, that is lateral reflection कौन दिखाता है? देन हम जब मिरर देखते हैं तो आप लोग ये टेस्ट कीजिए कि आपका राइट हैंड जो है मिरर में एज लेफ्ट हैंड अपीयर होगा, उसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्शन। मतलब आप सीधा तो है बट आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा एंड राइट लेफ्ट हो जाएगा, ये होता है प्लेन मिरर में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया प्लेन मिरर। इसी के साथ हम इन्वर्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड रहेगा। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे जो फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल, एंड अगर मिरर के आगे फॉर्म होता है तो वो होता है रियल। स्फेरिकल मिरर्स में कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर आता है, जिसमें से कनकेव मिरर बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है एंड कनकेव मिरर के इमेजेस जो है इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। एंड कन्वेक्स मिरर के इमेजेस ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कनकेव मिरर भी दिया हुआ है, बट ये कभी कभार कनकेव मिरर में लेटरल इन्वर्शन होता है, हाउएवर ये फुल्ली ऑपोजिट इन्वर्शन भी हो जाता है कभी कभार, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका प्लेन मिरर होगा। अगर प्लेन मिरर ना रहे ऑप्शन में देन इट विल बी कनकेव मिरर। In which of the following parts of human body is masseter muscle located? masseter muscle जो है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे
4 टाइप्स के मसल्स होते हैं बेसिकली, जिससे हम अपने खाने को ग्राइंड कर सकते हैं मुंह पे, दैट इज़ च्यू कर सकते हैं। च्यू करके ग्राइंड करके जो डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, उसके लिए 4 मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो 4 मसल्स कौन से हैं ये हम लोग देख लेंगे। इससे पहले मैसेटर मसल कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो में लोकेटेड होता है, ये देख सकते हैं आप, मैसेटर मसल यहाँ पे लोकेटेड होता है, इसे कहा जाता है मैसेटर मसल। एंड इसी के सामने जो मसल होता है उसे क्या कहा जाता है, देन बस्सिनेटर मसल कहा जाता है। टेम्पोरलिस मसल ये जो आपके हेड के लोअर पार्ट में, मुंह के ऊपरी भाग में होता है, वो होता है टेम्पोरलिस मसल। एंड टीएमजे कैप्सूल, यहीं पे जब जॉइंट जो होते हैं वहाँ पे मिले जाते हैं टीएमजे कैप्सूल। यही थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड इससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ आता नहीं है खास, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जो। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है हमारे बॉडी का वो कौन सा मसल है, देन मैसेटर मसल कहाँ पे लोकेटेड है, जो। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ एनिमल, जिसको जो तीत में मिलता है वो एनिमल कहा जाता है, वही है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेटर मसल लोकेटेड इन जो। बाकी मैंने इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं इन सबको फ्रॉम द PDF। LAC, line of actual control, is an effective border located between India and LAC and LOC। ये दोनों इम्पॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं हमारे। LAC जो है वो चाइना के साथ मिलता है, ये देख सकते हैं आप, ये ऑरेंज कलर के जो पार्ट्स है ये है हमारे LAC। एंड वैसे तो चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर करता है हमने मैकमोहन लाइन से डिमार्केट किया है, बट कुछ हिस्सों में हम इसे LAC कहते हैं, ये आप ऑरेंज कलर वाला देख सकते हैं। LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया चाइना। एंड इसी के साथ LAC कब फॉर्म हुआ था, देन 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था, तब मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके चाइना आ गए थे इंडिया के तरफ, उसी के बाद ये LAC डिमार्केशन फॉर्म हुआ आफ्टर 1962 वार। एंड इसको इस टर्म को किसने दिया था, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टर्म वाज गिवन बाय ज़ो एनलाई in 1959 to a letter to Jawaharlal Nehru। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है, दैट इज़ LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इमेजिनरी लाइन है जो पाकिस्तान ने अपने आप से खींच के रखा है, वैसे तो हम मानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन है। हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज देख लेते हैं। बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, डूरंड लाइन किसने दिया था, मॉर्टिमर डूरंड इन द ईयर 1896। बाउंड्री बिटवीन इंडिया चाइना, मैकमोहन लाइन किसने दिया था, सर हेनरी मैकमोहन। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन जॉन मैकमोहन भी दे दिया था, तो बहुत लोगों का ऑप्शन गलत हो गया। आप लोग नेम अच्छे से याद रखिए, हेनरी मैकमोहन, गिवन इन द ईयर 1914। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिमार्केटेड बाय सर सिरिल रेडक्लिफ इन द ईयर 1947। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे बस रेडक्लिफ लाइन। देन जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर ड्रॉ करता है वो है सिचफ्राइड लाइन। ये सब पूछे जाते हैं इसीलिए मैंने मेंशन किया है, तो काइंडली आप लोग ध्यान दीजिए। देन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम का जो डिमार्केशन था बिफोर 1976 में, हालांकि ये दोनों मर्ज हो गए, वो था 17 डिग्री पैरेलल। ये आज भी पूछा जाता है 17 डिग्री पैरेलल किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर है, देन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। Then boundary line between Libya and Sudan is 20th parallel north. Then Egypt and Sudan 22nd parallel north. North Korea and South Korea important है, बहुत बार पूछा गया है, 38th parallel. बाउंड्री लाइन बिटवीन USA एंड कनाडा 49th पैरेलल, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देन फ्रांस एंड जर्मनी मैगिनॉट लाइन, देखिए फ्रांस एंड जर्मनी आपका 2 बार आ गया। इसी में आप लोग इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि जर्मनी एंड फ्रांस जब कहा जाए, जर्मनी एंड फ्रांस, देन इट इज सिचफ्राइड लाइन। हाउएवर जब फ्रांस एंड जर्मनी थे देन दैट इज मैगिनॉट लाइन। ये देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। Under the Prime Minister Mudra Yojana, loans for income generating activities up to dash are termed as शिशु लोन। शिशु लोन कितने अमाउंट तक के लोन को कहा जाता है मुद्रा स्कीम के अंदर, देन अप टू अ अमाउंट ऑफ ₹50,000 इज टर्म्ड एज शिशु लोन। मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का, ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको नहीं आता है देन गूगल से सर्च करके भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि आपको ये याद हो जाए हमेशा के लिए। इसी के साथ हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मुद्रा स्कीम जो था ये कब लॉन्च किया गया था, देन ऑन 8 April 2015 बाय
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये फ्लैगशिप स्कीम है जिससे हमारे जो एफोर्डेबल क्रेडिट दिया जाता है किसको, देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSME को दिया जाता है क्रेडिट अंडर द मुद्रा स्कीम। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स है जिसमें आता है शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु जो है अप टू लोन ऑफ 50,000 देते हैं, अंडर किशोर 50,000 से 5 लाख तक एंड अंडर तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, मैक्सिमम 10 लाख तक का तरुण का कवरिंग है। एंड अगर ये इंक्रीज़ हुआ देन वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, काइंडली एक बार आप लोग सर्च कर लीजिए कि ये लोन का अमाउंट जो है तरुण में 20 लाख तक तो इंक्रीज़ नहीं हो गया, ये आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए। देन सेक्टर्स जिसके अंदर मुद्रा स्कीम कवर होता है वो सेक्टर्स कौन से हैं, देन लैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटी, फूड प्रोडक्ट सेक्टर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर, ये सेक्टर्स जो है मुद्रा स्कीम के अंदर कवर होते हैं। Which of the following states has the highest number of legislative assembly, that is विधान सभा constituencies? legislative assembly को और क्या कहा जाता है, देन विधान सभा। सबसे ज़्यादा constituencies है उत्तर प्रदेश के, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया उत्तर प्रदेश। इसी के साथ मैंने अदर स्टेट्स का भी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मेंशन किया है। हमारे जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने कंस्टिट्यूएंसीज हैं, देन 403। इसी तरीके से बिहार में कितने हैं, 243। इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने कंस्टिट्यूएंसीज है, कितनी सीट्स है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इससे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा एंड आपको याद भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आर्टिकल कौन सा है, देन आर्टिकल 168 से 212 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के वेरियस कंपोनेंट्स एंड वेरियस अदर प्रोविजंस आते हैं। कौन से पार्ट में है, देन पार्ट 6 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3 में। पार्ट 6 के अंदर जो चैप्टर 3 है वहाँ पे है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 168 टू 212। देखिए इस बार तो एसएससी का वेंडर भी चेंज होने वाला है एंड सीजीएल में ऑलरेडी टीचर्स के रिक्वेस्ट से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे, ये चेयरमैन ने कंफर्म कर दिया है। तो इसी वजह से जब सीजीएल का एग्ज़ाम होगा आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब अच्छे से देख के जाइए। एंड अगर आपने मेरे साथ कर लिया, बिकॉज मैं ऑलरेडी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिए। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मिनिमम 60 मेंबर्स रह सकते हैं एंड मैक्सिमम 500 मेंबर्स, रेंज कितना है 60 टू 500। एंड ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, दैट इज़ विधानसभा। जैसे कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देन उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स है, टोटल है 403, जिसमें से लोकसभा सीट है 80 एंड राज्यसभा सीट है 31। देखिए 2024 में इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस, जिस वजह से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाउएवर हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ये आप लोग सभी को पता होगा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है कहाँ से लिया गया था, देन ब्रिटेन से लिया गया था। इसी के अंडर में हमारे 6 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दैट इज़ विधान परिषद। ये ओनली 6 स्टेट्स में है, वेर एज लेजिस्लेटिव असेंबली 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में है। वो 6 स्टेट्स कौन से हैं जिसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले एमएलए का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड, वो 5 ईयर का होता है। 5 ईयर बाद वो लोग रिटायर हो जाएंगे एंड मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है, देन 25 ईयर्स होता है। एंड उनको एलिजिबल होने के लिए इंडियन सिटीजन एज वेल एज वोटर लिस्ट में उनका नाम रहना पड़ेगा, जिस भी स्टेट से वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट्स में है, 6 स्टेट्स में। वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। एंड 2019 में जहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, बट 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया एंड यूनियन टेरिटरी फॉर्म हो गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये याद रखिए इसका कोई टेन्योर नहीं है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर्स था, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है, जैसे कि राज्यसभा भी एक परमानेंट बॉडी है। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। इसी तरीके से ये बॉडी कंटिन्यू करता रहता है। मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है टू बी इट्स मेंबर, देन इट इज़ 30 ईयर्स।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स, ये आप लोग पीडीएफ से देख लीजिए। इन सबको एक्सप्लेन अभी करने जाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। अगर आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए देन काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इसके लिए सेपरेट एक सेशन ले आऊँगी। In which year was the Securities Appellate Tribunal established in India? Securities Appellate Tribunal, that is SAT, was established in the year 1992। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1992। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किस एक्ट के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो ऑब्वियसली किसी लॉ के अंडर फॉर्म हुआ है। कौन से एक्ट के अंडर? देन सेबी एक्ट 1992 के अंडर ये सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल दैट इज एसएटी फॉर्म हुआ अंडर सेक्शन 15। सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग एक्ट याद रखिए। देन इसके अंडर जो भी केसेस होते हैं विथ सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या तो फिर प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्हीं के केसेस को देखा जाता है। जुरिस्डिक्शन होल ऑफ इंडिया में है एंड सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल का एक ही बेंच है जो मुंबई में बैठता है, दैट इज हेडक्वार्टर मुंबई में। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड एक्ट्स देख लेते हैं। सेबी ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है किस एक्ट के अंडर आया है? सेबी एक्ट 1992। ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म्ड अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990। ईयर्स आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1992। बिकॉज जो बॉडीज हैं एंड उनके एक्ट्स हैं उनका नेम्स ऑलमोस्ट सेम होता है, आप लोग ईयर याद रखिए। The National Green Tribunal formed in the year 2010, Armed Forces Tribunal formed in the year 2007, Unique आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किसके तहत आता है? देन आधार एक्ट जो है जो 2016 में पास हुआ था। फुल नेम क्या है? आधार, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। ये फुल नेम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में। एंड ऑप्शन सिमिलर दे देंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये फुल नेम है पास्ट इन ईयर 2016 जिसके अंडर आपके आधार कार्ड्स बनते हैं एंड आपके पास जो भी आधार कार्ड है वो इसी एक्ट के तहत बना हुआ है, इसी बॉडी के अंदर। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was formed in the year 2003 and Commission for Quality Air Management in NCR and adjoining areas 2020। जो एयर क्वालिटी देखता है दिल्ली के NCR रीजन में एंड एडजॉइनिंग एरियाज में वो इसी एक्ट के अंडर 2020 में फॉर्म हुआ था। देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दैट इज CRPC एक्ट 2005 के तहत आया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट 2002। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। देन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड, नाबार्ड एक्ट 1981। दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। What was the literacy rate of India as per census of 2011? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा जो लिटरेसी रेट था इंडिया का वो है 74%। न्यू सेंसस नहीं हुआ है तो इसी के डाटा को हम लोग वैलिड मानेंगे एंड काउंट करेंगे टिल द नेक्स्ट सेंसस जो इस साल होने के बाद है। देखते हैं कब तक होता है। देन करेक्ट आंसर इज 74%। एंड इसी के साथ हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसमें इंक्लूड करता है 2011 का जो सेंसस था वो कितना नंबर का ऑफिशियल सेंसस था? देन इट वाज द 15th ऑफिशियल सेंसस। ओवरऑल लिटरेसी रेट तो 74.4% है। हाउएवर मेल लिटरेसी रेट जो है कंट्री का वो है 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज 65.46%। सिंपली 65% आप लोग याद रखिए। एंड ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में, तो आप लोग को याद रखना ही है। अमॉन्ग द स्टेट्स हाईएस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है? देन इट इज़ केरला। इसका आप लोग परसेंटेज भी याद रखिए, ऑलमोस्ट 94%। इसी तरीके से ऑप्शन में दिया जाता है हर बार एग्जाम में, 94% केरला। देन मिजोरम 91% या तो फिर 92% भी कभी कभार दे देगा, आप लोग ध्यान दीजिए। एंड देन गोवा, गोवा का परसेंटेज याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आज तक जितना बार पूछा गया है केरला एंड मिजोरम का ही पूछा गया है। मिजोरम बिकॉज ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है तो इंपॉर्टेंट है। एंड केरला हाईएस्ट लिटरेट स्टेट। हाईएस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? देन लक्षद्वीप एंड इसका कितना है लिटरेसी रेट? देन 92%, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड दिल्ली। लोएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया में किस स्टेट का है? बिहार का विथ 63.82 दैट इज 64% है बिहार का लिटरेसी रेट। लोएस्ट लिटरेट स्टेट है फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। कुछ सेंसस के फैक्ट्स देख लेते हैं।
बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एसएससी इस बार डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप लोग एकदम ही याद रखिए, बिकॉज इसी तरीके से जो बड़े डाटास है वो सभी लोग कवर करते हैं एंड वो सभी को पता होते हैं, तो जब इन डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है हमें वो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इन सब को ध्यान दीजिए। थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश लीस्ट पॉपुलेटेड एज वेल एज लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। देन कुरुंग कुमे वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 100% से भी ज़्यादा है, 111%। एंड लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, -58.39%। देन माहे डिस्ट्रिक्ट जो है पुडुचेरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। आप लोग के लिए होमवर्क है, इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए पर 1000 मेल्स। देन दमन डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है। देन सर्चिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देन लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देन अलीराजपुर ऑफ मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है। देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने ऑलमोस्ट 37,400 पीपल रहते हैं। देन दिबांग वैली लीस्ट डेंसिटी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 1% पर किलोमीटर स्क्वायर। ये सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। Which of the following is an example of infectious disease? Infectious disease following options में से कौन सा है? Then tuberculosis caused by microbacterium tuberculosis, that is एक type of bacteria है जिस वजह से ये बीमारी होता है and ये एक infectious disease है। तो correct answer is ट्यूबरक्लोसिस। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इंक्लूड कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, मिसल्स, मलेरिया। इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होते हैं? तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, वर्म, प्रोटोजोआ इन सब के वजह से होता है, उन्हीं को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। एंड ये डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली एक पर्सन से अनदर पर्सन पे ट्रांसफ़र होता है, इसी वजह से ये है इन्फेक्शियस डिसीज़। वो टच करने की वजह से भी होता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। मान लो किसी ने छींका आपके सामने, तो वो हवा के थ्रू से वो जर्म्स जो है वो भी आप तक पहुंच जाएंगे ना, आपको भी जुकाम हो जाएगा। तो यही सब है इन्फेक्शियस डिसीज़। इसी के साथ जूनोटिक डिसीज़ कौन से होते हैं? वो डिसीजेस जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ रेबीज़, लाइम डिसीज़, वेस्ट नाइल वायरस, जो कुत्ते, बिल्ली इन सब के काटने से, कोई भी एनिमल के सलाइवा के कांटेक्ट में आने से, उन सब से जो बीमारी होते हैं वो होते हैं जूनोटिक डिसीजेस। हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ इंक्लूड वायरल डिसीज़। वायरसेस जो होता है वो है कोविड-19, HIV, मिसल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल इन्फेक्शंस है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्यूबरक्लोसिस, स्टेप थ्रोट, साल्मोनेला। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। देन फंगल इन्फेक्शन कोज्ड बाय फंगी सच एज रिंगवॉर्म, निमोनिया एट्सेट्रा। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन कोज्ड बाय पैरासाइट लाइक मलेरिया। मलेरिया कौन से फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है ये आपको लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन टैपवर्म एंड गियार्डियासिस। यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, निमोनिया फंगल डिसीज़ है। बहुत लोग सोचेंगे कि बैक्टीरियल डिसीज़ है, निमोनिया इज़ अ फंगल डिसीज़, ये आप लोग याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस के नेम्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हो गए इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, जर्मन मिसल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हुपिंग कफ, कोलेरा, टाइफॉइड, एथलीट्स फुट। दिस आर इंपॉर्टेंट डिसीजेस। कौन से वायरस की वजह से होता है एंड कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड मैं PDF में जब प्रोवाइड करूँगी तो आप लोग को ये ऑलरेडी वायरसेस में लिख के दे दूँगी, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए, PDF में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन राइट नाउ इट इज़ काइंड ऑफ योर टेस्ट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। Which of the following is a correct statement? 12 members of Rajya Sabha are nominated by Chairman of Rajya Sabha, nominated by President. 15 members of Rajya Sabha are nominated by Prime Minister. 15 members of Rajya Sabha are nominated by President. Then 15 member तो nominate होता नहीं है, होता है 12 member, and 12 member कौन nominate करते हैं? Then President। तो correct answer इस क्वेश्चन का हो गया 12 member of Rajya Sabha are nominated by President। टोटल हमारे राज्य सभा के members कितने हैं? 250 है, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस शेड्यूल के अंडर इनको पावर मिला है? दैट इज प्रेसिडेंट को पावर मिला है टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दैन अंडर 4th शेड्यूल आर्टिकल 41 एंड 80 सबसेक्शन 2 रिलेटेड है। ये दोनों आर्टिकल्स हैं नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स के साथ।
एंड किस स्केड्यूल में मेंशन है, 4th स्केड्यूल में इंपॉर्टेंट है। देन लोकसभा के जैसा राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी। लोकसभा डिजॉल्व्स इन एवरी 5 years, हाउएवर राज्यसभा डू नॉट डिजॉल्व एंड 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होता है एंड इसी तरीके से ये बॉडी कंटिन्यू करता है। एंड इसी की तरह सिमिलर बॉडी और कौन सा है, देन लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के एमपीज जो इलेक्ट होते हैं उनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, देन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी प्रोसेस से हमारे प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, तो ये प्रोसेस आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपीज, प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। स्पेशल पावर है राज्यसभा के कुछ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं। अंडर आर्टिकल 249 इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, आर्टिकल 249। टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312। टू सपोर्ट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी को सपोर्ट करने के लिए फॉर अ लिमिटेड पीरियड व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। ये 3 स्पेशल पावर्स हैं, याद रखिए आप लोग, एंड इनके आर्टिकल्स भी रिलेटेड याद रखिए। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।